पहला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, यानी लोह तत्व पाया जाता है, और जब यह ऑक्सीजन से मिलता है तो इनके मेल की वजह से रक्त का रंग लाल हो जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? पहला है जेलीफिश, दूसरा लॉबस्टर, तीसरा साल्मन, चौथा व्हेल। तो दोस्तों यहाँ पर फिश लगा है जेली के पीछे, तो आपको लगेगा कि ये मछली की प्रजाति है। तो दोस्तों जेलीफिश मछली की प्रजाति नहीं है, लॉबस्टर भी मछली की प्रजाति नहीं है, और ना ही व्हेल मछली की प्रजाति है। व्हेल आपका मैमल्स में आता है, तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है, साल्मन। साल्मन आपकी मछली की एक प्रजाति होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू आपका वायरस के कारण होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है वायरस, सी ऑप्शन वायरस। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो स्वाइन फ्लू है वह मनुष्य से ही मनुष्य को फैलता है, किसी भी जानवर से मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब चौथा प्रश्न है, आलू क्या है? जड़ है, डंठल है, कली है या फल है? तो दोस्तों जिस भाग से, पौधे के जिस भाग से हमको आलू मिलता है वह डंठल होता है। क्या होता है दोस्तों? डंठल। पांचवा प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से मिलता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून, टाइटन, एरिस, हाइड्रा। तो दोस्तों 5 बौने ग्रह आपके IAU द्वारा घोषित किए गए हैं। उन पांचों के नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम एरिस इसके ऑप्शन में है, सी नंबर का ऑप्शन। तो हमारे बौने ग्रह हो गए 5, उनमें से हमारा आंसर है सी, एरिस, और टोटल ग्रह हमारे 8 हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी? तो दोस्तों उसका नाम है डिस्कवरी। अगला प्रश्न है, इसरो ने शिक्षा को समर्पित विश्व का पहला उपग्रह एडुसैट किस महीने में लॉन्च किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है 20 सितंबर 2004 को एडुसैट नाम का उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया था, जो शिक्षा के लिए समर्पित था। दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है दोस्तों ये, और इसको GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, किस ग्रह के चारों तरफ उपग्रह नहीं घूम रहा है, यानी ऐसा कौन कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा बी, बुध और शुक्र। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भारतीय जलवायु उपग्रह इनसैट 3DR के बारे में। तो दोस्तों इनसैट 3DR को GSLV F05 ने 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया था। दोस्तों व्यापम में 1-1.5 साल पुरानी करंट पूछने का ज्यादा चलन है, तो उस लिहाज से हमने ये प्रश्न को यहाँ पर डाला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दांत के एनिमल का कुबड़ किस कारण से होता है? दोस्तों इस बीमारी को डेंटल फ्लोरोसिस भी बोलते हैं या मोटल्ड एनिमल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका कारण है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। अगर हमको उच्च मात्रा में फ्लोराइड वाला पानी पीने को मिल रहा है तो हमको डेंटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिसको दांत में के एनिमल का कुबड़ भी बोला जाता है। 12वां प्रश्न है, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसके कारण तो हमको कोई भी चीज दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी छड़ पानी में डली हुई हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। सी ऑप्शन है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उस वजह से वो चीज हमको चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसकी अलग अलग परतों से टकराकर फिर कहीं एक ओर से बाहर निकलता है, तो वह पूरा चीज हमको चमकती हुई दिखाई देती है। तो जो बुलबुले हैं पानी में वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तभी उसमें पूर्णांतरिक परावर्तन हो सकता है। जब अपवर्तन की सीमा खत्म हो जाती है उसके बाद पूर्णांतरिक परावर्तन होता है।
अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। परंपरागत स्रोत यानी कन्वेंशियल सोर्स, ऐसे सोर्स जो कभी खत्म नहीं होने हैं और नेचर द्वारा हमको मिले हुए हैं। तो दोस्तों इसमें सौर ऊर्जा आ जाएगी, वायु ऊर्जा आ जाएगी, ज्वार शक्ति भी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जो प्राकृतिक गैस है ये भी हमको प्रकृति से ही मिलती है, लेकिन ये एक समय बाद खत्म हो जाएंगी। और जो परंपरागत स्रोत है जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वार शक्ति, ये कभी भी खत्म नहीं होने हैं। तो दोस्तों आजकल इन्हीं ऊर्जा के स्रोतों को भविष्य में अच्छी तरीके से यूज करने पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका आंसर है बी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस आपके भंजक आसवन से प्राप्त होती है, तो इससे ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है और किसी न किसी दिन जाकर ये खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समझदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी काम किया है अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ाने के लिए, तो उसी के दृष्टिकोण से ये वाला पुरस्कार है उन्हीं के नाम से दिया जाता है। भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये काफी कॉमन लेकिन इंपोर्टेंट, इसका आंसर है डेसिमल। डेसिबल में हम आवाज को मापते हैं, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, एम्पलीफायर किसी चीज को एम्पलीफाई करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि डेसिबल। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? दोस्तों इसमें हम अंदाज नहीं लगा सकते, हमको इनका परमाणु भार देखना होता है। तो अगर परमाणु भार देखें तो सबसे ज्यादा परमाणु भार होता है सोने का। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सोना, जिसको Au के से प्रदर्शित करते हैं, चांदी को Ag बोलते हैं, लोहे को आयरन Fe से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सोना। सोना इन सभी धातुओं में सबसे ज्यादा परमाणु भार होता है। अब आते हैं 17वें नंबर प्रश्न पर। एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से उपयोग होता है? नाइट्रोजन, एंटीओ, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है ऐसी गैस जो बेहोश कर दे। तो बेहोशी के लिए एंटीओ, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। अब है 18वां प्रश्न, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया है क्योंकि? पहला ऑप्शन है धातु के साथ इसकी उत्क्रांतिता कम होती है, दूसरा है इसमें धातु के गलन बिंदु को कम करने की क्षमता होती है, तीसरा इसमें उच्च ज्वलनशीलता होती है और चौथा इसमें उच्च ऊष्मीय मान होता है। तो दोस्तों जो आर्क वेल्डिंग है उसको TIG वेल्डिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसका मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस, यानी टंगस्टन के साथ कोई अक्रिय गैस का मिश्रण जो वेल्डिंग करता है उसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। और आर्गन जो है वह भी एक अक्रिय गैस है। दोस्तों आर्क में आर्गन का यूज सील्डिंग गैस के तौर पर होता है। जब हम इलेक्ट्रिक आर्क से वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और उस टेम्परेचर पे कोई भी दूसरी गैसेस हैं जो अक्रिय गैस नहीं है, वह है आपके एटमॉस्फेयर में वेपर होगी और ऑक्सीजन होगी उससे क्रिया कर सकती है। इस वजह से उच्च ऊष्मीय मान पर भी ये अक्रिय रहती हैं, इसलिए इनको हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, इसके उच्च ऊष्मीय मान के कारण आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें कैसी होती हैं? पहला जल में मिश्रणीय, दूसरा तीसरा रासायनिक रूप से अक्रियशील, चौथा रासायनिक रूप से क्रियाशील। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो रासायनिक रूप से क्रियाशील है, दूसरा अक्रियाशील, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, बाकी के दो आंसरों को हटा ही सकते हैं। जल में मिश्रणीय होती नहीं है अक्रिय गैसें, अस्थिर भी नहीं होती है। अस्थिर का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रियाशील हो, जो आज कभी भी स्थिर पोजीशन में ना रह सकें। तो दोस्तों जो अक्रिय गैसें होती हैं, जैसा कि उनका नाम है अक्रिय, यानी कि ये रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही सी ऑप्शन, रासायनिक रूप से अक्रियाशील। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आवेग कहते हैं? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा डिक्टोसोम, चौथा फैगोसोम्स। तो दोस्तों जो लाइसोसोम्स होता है उसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं या आत्महत्या का बैग कहते हैं। इसको कोशिका का कूड़ादान भी कहा जाता है। दोस्तों जब भी अपनी कोशिका में कोई भी अंग डैमेज हो जाता है तो वह सीधा आपके लाइसोसोम में जाता है और लाइसोसोम उसका पाचन कर देता है। लेकिन जब पूरी कोशिका की स्थिति खराब हो जाती है, वो पूरी ही कोशिका खत्म होने
आने वाली होती है तो ये लाइसोसोम की थैली है वो फट जाती है और इसके अंदर HCl भरा रहता है, अम्ल रहता है, जिस वजह से पूरी कोशिका का पाचन हो जाता है, पूरी कोशिका को पाचित कर लेती है लाइसोसोम की थैली फट के, तो उसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। दोस्तों श्वेत कण मतलब कि रक्त कणिकाएं यानी WBC, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों इनका जो प्रमुख कार्य है वह होता है संक्रमण से संघर्ष करना। जैसे दोस्तों आपने देखा हो, आपको कभी भी खरोंच आ जाए तो सबसे पहले श्वेत रक्त कणिकाएं ऊपर आ जाती हैं, जिनकी वजह से सफेद सफेद सी पट्टी बनती है और उसके बाद पूरा पपड़ी बन जाती है। तो इनका काम यही होता है, संक्रमण से संघर्ष करना। प्रश्न है लौंग किससे प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, पत्तियों से या फूल की कली से। तो दोस्तों लौंग के आकार से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये फूल की कली से प्राप्त होती है, पत्तियां तने या जड़ से नहीं होती। अगला क्वेश्चन है लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है, सिलिका धूल, लोह धूल, जिंक धूल या कोयला धूल। यानी कि दोस्तों जब हम सांस लेते हैं इनमें से कोई एक तत्व हमारे अंदर चला जाता है तो हमको लोहमयता रोग हो जाता है। दोस्तों जैसा नाम में ही लिखा है लोहमयता यानी लोह की अधिकता, तो लोह धूल यानी आयरन के तत्व जब हमारी सांस में अंदर चले जाते हैं सांस के साथ अधिक मात्रा में तो हमको लोहमयता रोग हो जाता है, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इस इंग्लिश में इसको सिडोसिस भी बोला जाता है। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, क्षय रोग यानी कि टीबी ट्यूबरोक्लोसिस के इलाज के लिए डॉट्स नामक इलाज चलता है।